रात के 10 बज चुके थे और बगीचे पूरा चांद चमक रहा था। शूमिन परिवार में दादी मार्फ मिखाइलोवना की आज्ञानुसार आयोजित शाम की प्रार्थना अभी-अभी खत्म हुई थी और नादिया को, जो 1 मिनट के लिए बगीचे में निकल आई थी, दिखाई पड़ रहा था कि खाने के कमरे में रात का भोजन परोसा जा रहा है। उसकी दादी फूली फूली रेशमी पोशाक पहने मेज के चारों ओर मंडरा रही थी। पादरी अंद्रेई नादिया की मां नीना इवानोवना से बातें कर रहे थे। खिड़की के पीछे नीना इवानोवना बत्ती की रोशनी में न जाने क्यों नवयुवती सी दिख रही थी। मां के पास पादरी अंद्रेई का लड़का अंद्रेई अंद्रेज खड़ा हुआ ध्यान से बातचीत सुन रहा था। बगीचे में ठंडक और खामोशी थी, गहरी निश्चल छायाएं जमीन पर पसर रही थी। बहुत दूर से, शायद शहर के बाहर से मेंढकों के टर्राने की आवाज आ रही थी। ताजी हवा में सांस गहरी आती थी और यह विचार आता कि यहाँ नहीं, कहीं शहर से बहुत दूर, आसमान के नीचे, पेड़ों की चोटियों के ऊपर, खेतों और झाड़ियों में एक विशेष वसंती जीवन रहस्यमय और अत्यंत सुंदर, अमूल्य और पवित्र जीवन आरंभ हो रहा है, जो कमजोर, पापी मानव की पहुंच से बाहर है। जाने क्यों रोने को जी चाहता था। नादिया 23 साल की हो गई थी। 16 साल की उम्र से ही वह व्यग्रता के साथ शादी के सपने देख रही थी और अब आखिरकार खाने के कमरे में खड़े नौजवान अंद्रेई अंद्रेज से उसकी सगाई हो चुकी थी। वह अंद्रेई को पसंद करती थी। शादी की तारीख तय कर दी गई थी, लेकिन अभी उसे कोई खुशी नहीं महसूस हो रही थी। उसकी उमंग गायब हो गई थी और न रात में अच्छी तरह नींद आती थी। नीचे के रसोई घर की खुली खिड़की से छुरी कांटों की खनखनाहट सुनाई पड़ रही थी। दरवाजा बराबर भड़भड़ा रहा था। सब्जी भूनने और मसालेदार चेरी की खुशबू आ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि यह सब बिना बदले अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। मकान से कोई निकला और ओसारे में खड़ा हो गया। यह अलेक्सांद्र तिमोफेच, या जैसा कि सब कोई उसे पुकारते थे, साशा था, जो मास्को से करीब 10 दिन पहले आया था। बहुत दिन हुए नादिया की दादी की दूर की कुलीन रिश्तेदार, छोटे कद की, दुबली पतली, रुग्ण विधवा मरिया पेत्रोवना दादी से मदद मांगने के लिए मिलने आती थी। साशा उन्हीं का बेटा था। पता नहीं क्यों लोगों का कहना था कि वह एक अच्छा कलाकार था और जब उसकी मां मरी, तो दादी ने पुण्य के लिए उसे मास्को के कोमिसारोव तकनीकी स्कूल में भेज दिया। 1 या 2 साल बाद उसने अपना तबादला चित्रकला विद्यालय में करा लिया, जहां वह लगभग 15 साल रहा। अंत में वह वास्तुशिल्प विभाग की अंतिम परीक्षा में किसी तरह उत्तीर्ण हो गया। उसने वास्तुशिल्पी की हैसियत से कभी काम नहीं किया, बल्कि मास्को के एक लिथो छापेखाने में नौकरी कर ली। वह करीब-करीब हर गर्मी में आमतौर से काफी बीमार होकर दादी के यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आता था। गले तक बटन लगाए वह एक लंबा कोट और पुरानी सी किरमिच की पतलून पहने था, जिसके पायंचों के किनारों में कतरने निकल रही थी और उसकी कमीज पर इस्त्री नहीं थी। उसके चेहरे पर ताजगी नहीं थी। वह दुबला, बड़ी-बड़ी आंखों, लंबी हड़ीली अंगुलियों और दाढ़ी वाला, सांवले रंग का, परंतु सुंदर युवक था। शूमिन परिवार में उसे लगता जैसे वह अपने ही लोगों के बीच है। उसके ठहरने का कमरा भी यहाँ साशा का कमरा ही कहलाता था। ओसारे से उसने नादिया को देखा और उसके पास चला गया। यहाँ बहुत सुहावना है, उसने कहा। हाँ, बहुत सुहावना है, तुम्हें पतझड़ तक यहाँ ठहरना चाहिए। हाँ, लगता है ठहरना ही पड़ेगा। मैं शायद सितंबर तक यहाँ ठहरूंगा, वह अकारण हंसा और उसके बगल में बैठ गया। मैं यहाँ बैठी माँ को देख रही हूँ, नादिया ने कहा। यहाँ से वह बहुत ही युवा मालूम पड़ रही है। यह ठीक है कि मेरी माँ में कमजोरियां हैं,
उसने जरा रुककर आगे कहा, मगर फिर भी वह अनूठी औरत है। हाँ, वह बहुत अच्छी है, साशा ने सहमति प्रकट की। अपनी तरह से तुम्हारी माँ बहुत अच्छी और दयालु है, लेकिन मैं कैसे समझाऊं? मैं आज सवेरे तड़के रसोई घर में गया था और मैंने वहां 4 नौकरों को फर्श पर सोते देखा, बिना बिस्तर बिछाने के लिए, सिर्फ चिथड़े, बदबू, खटमल, तिलचट्टे, बिल्कुल 20 साल पहले की तरह, जरा भी बदले बिना। दादी को दोष नहीं देना चाहिए, वह बूढ़ी है, लेकिन तुम्हारी माँ, जिन्हें फ्रेंच भाषा आती है और जो नाटकों में भाग लेती है, उन्हें तो समझना चाहिए। साशा की आदत थी कि बोलते समय सुनने वाले की ओर 2 लंबी पतली सी अंगुलियां उठाया करता था। यहाँ मुझे हर चीज अजीब लगती है, उसने कहा। मैं इनका आदी नहीं हूँ, कोई कभी काम नहीं करता है। तुम्हारी माँ रानी की तरह टहलने के अलावा कुछ नहीं करती है। दादी भी कुछ नहीं करती है, और न तुम। और तुम्हारा वह मंगेतर, वह भी कुछ नहीं करता है। नाद्या पिछले साल यह सब कुछ सुन चुकी थी और उसे लगता था कि 2 साल पहले भी उसने यही सब सुना था। नाद्या को पता था कि साशा सिर्फ इसी तरह सोच सकता है। एक वक्त था कि जब ये बातें नाद्या को अच्छी चुहल लगती थी, लेकिन अब किसी वजह से उसे चिढ़ लग रही थी। यह पुराना पचड़ा है, मैं इसे सुनते सुनते ऊब गई हूँ, नाद्या ने उठते हुए कहा। क्या तुम कोई नई बात नहीं सोच सकते? वह हंसा और उठ खड़ा हुआ और दोनों घर में वापस चले गए। खूबसूरत, लंबी और छरहरी नाद्या अब साशा के बगल में चल रही थी और बहुत सजीजी, बहुत हृष्ट-पुष्ट लग रही थी। उसे खुद इस बात का एहसास था और साशा के लिए अफसोस व कुछ झेम भी लग रही थी। तुम बहुत बेकार बातें करते हो, उसने कहा। देखो, तुमने अभी मेरे अंद्रे के बारे में कहा है, लेकिन तुम उसे जरा भी नहीं जानते हो। इस तरह की स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद।